हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है डज बार एलोंगेट्स व्हाइल बेंडिंग। यानी जब किसी भी छड़ को हम बेंड करते हैं तो क्या उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ऐसा कुछ प्रैक्टिशनर जो हैं, फील्ड में जो इंजीनियर हैं, जो काम करा रहे हैं, उनके कई लोगों के मन में इस तरह का डाउट है और वो ये समझते हैं कि जब वास्तव में छड़ को मोड़ा जाता है तो कुछ उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, एलोंगेट हो जाती है। तो ऐसा वो मानते हैं और वो ये भी कहते हैं कि इस तरह का लिखा कहीं नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है। कुछ ऐसे एक दो वीडियो भी इस तरह के हैं जिन्होंने इस बात को कहा है कि जब भी बार को बेंड किया जाता है तो बेंड करते समय उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। डज बार एलोंगेट्स व्हाइल बेंडिंग। तो वी टेक एन एग्जाम्पल, 200 mm length long bar. We take 200 mm long bar, 80 mm length is kept straight one side and second side 80 mm length is also kept straight, and middle 40 mm length जो है it is bent into 90 डिग्री बेंड। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इसके किनारे पर 80 मिलीमीटर की लंबाई को हम सीधा रखते हैं, दूसरे सिरे की 80 मिलीमीटर लंबाई को भी हम सीधा रखते हैं। इसके बीच की जो 40 mm की लेंथ है इसको हम 90 डिग्री के बेंड में बोड़ देते हैं। तो ये इसी बार को जब हमने इस जगह पर 90 डिग्री बेंड दे दिया तो इस शेप में ये मुड़ करके आ गई। ये यहाँ पर ये हमारा 80 mm का स्ट्रेट पोर्शन बना रहा, ये 80 mm का स्ट्रेट पोर्शन बना रहा और यहाँ पर ये एक बेंड लग गया। ये है 90 डिग्री का बेंड, जिसकी जो टोटल लंबाई यहाँ पर हमने पहले कितनी नाप करके ली थी, ये 40 mm की ली थी। 40 mm मैंने ली थी यहाँ पर इसलिए कि हमने मान लिया था कि ये छड़ सपोज़ 10 mm डाया की है और 10 mm डाया की जब छड़ में 90 डिग्री का बेंड लगाया जाता है तो इसके 90 डिग्री बेंड की जो लंबाई होती है ये 4 डाया के बराबर ली जाती है। तो जब ये 4 डाया के बराबर ली जाती है तो यहाँ पर वही लीजिए 4 × 10 mm तो 40 mm, इसीलिए हमने इसको 40 mm लिया था। तो ये 40 mm डाया से हमने ये बेंड लगा दिया, ये बेंड बन गया। अब ये मुड़ी हुई स्थिति है। अब इसी में जो मेरा अनुमान है और मैंने एक किसी वीडियो में नापते हुए देखा भी है कि वो जो बेंड करने के बाद जब छड़ की एक्चुअल लंबाई नापते हैं तो किस तरह से नापते हैं। टेप को यहाँ लगाते हैं, इसका सिरा, और ऐसे बाहर से यूँ नापते हुए और यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं। ये हमारी छड़ की टोटल लेंथ हो गई। तो ये हमने ये लेंथ हो गई, इसी को नापते हैं और ये इसकी जो लंबाई है ये 200 मिलीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा निकल करके आती है। ये फैक्ट भी है कि आती है, लेकिन अब इसका रीजन समझे। पहले यहाँ जब हम बेंड लगाते हैं तो बेंड लगाने में फोर्स लगाना होगा। तो ये फोर्स किस तरह का लगाया जाता है। ये फोर्स एक्चुअली ना तो टेंसाइल फोर्स होता है ना कंप्रेसिव फोर्स होता है, यानी ये छड़ को उसकी एक्सियल लोड नहीं इसमें लगता है, यानी टेंसाइल लोड ना लगेगा और ना कंप्रेशन लोड लगेगा। इसमें बेंडिंग के लिए मूवमेंट लगाया जाता है, या तो दो फोर्स लगा दीजिए विपरीत डायरेक्शन में, मूवमेंट कपल कर दीजिए उसको, या सीधे सीधे मूवमेंट कहिए उसको, यानी मूवमेंट दिया जाता है न कि फोर्स। जब किसी छड़ को उसकी एक्सिस पर लंबाई की डायरेक्शन में जब तक फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक इसकी लंबाई में वृद्धि होना संभव नहीं है। केवल मूवमेंट लगा देने से
बार बेंड होगी, अब बेंड होगी, इसमें एक्सियल लोड नहीं लगाया गया, इसलिए एलोंगेशन होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बस इतना बेसिक याद रखें कि जब छड़ में हमने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं लगाया है, कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो फिर उसका एलोंगेशन का कोई प्रश्न नहीं उठता। अब यहाँ क्लैरिफिकेशन केवल देख लीजिए, ऐसा भ्रम क्यों पैदा हुआ और उस भ्रम का अर्थ क्या है। तो जब हमने यहाँ पर ये मूवमेंट लगाया, मूवमेंट के कारण ये इस तरह से बेंड हो गया। जब ये बेंड होता है तो आप यहाँ देख रहे हैं बेंडिंग थ्योरी एसओएम में पढ़ के आए होंगे कि इसकी एक बार की न्यूट्रल एक्सिस होती है। न्यूट्रल एक्सिस पर ना कोई टेंशन होता है ना कंप्रेशन होता है। न्यूट्रल एक्सिस के बाहर वाले फाइबर में टेंशन होगा, टेंशन जोन है, नीचे अंडर साइड में ये कंप्रेशन जोन है। तो टेंशन इस फाइबर में तो क्रिएट होगा, इसके कारण इसके आउटर फाइबर की लंबाई बढ़ेगी बेंड करते समय, तो यहाँ पर तो इंक्रीज होगा लेंथ में, लेकिन इनर साइड में डिक्रीज होगा उसकी लेंथ में कमी आ जाएगी। तो एक तरफ लंबाई में वृद्धि हुई, दूसरी तरफ लंबाई में कमी हो गई। ये हमारी बेंडिंग थ्योरी है। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पर जो उसकी लंबाई है, इसमें न तो कोई वृद्धि होती है और ना ही कोई कमी होती है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पर कोई लोड नहीं होता, कोई स्ट्रेस जीरो होता है। तो स्ट्रेस जीरो होने की वजह से न्यूट्रल एक्सिस पर लेंथ हमारी वही रहेगी जितनी यहाँ पर ली हमने। तो ये 40 mm है, तो ये भी हमारी 40 mm की ही लेंथ निकल करके आएगी, क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं है, केवल मूवमेंट लगाया गया है, इसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो एक्चुअली हमें नापना चाहिए डॉटेड लाइन, यानी सेंट्रल लाइन के अलोंग नापना चाहिए वास्तविक लंबाई अगर हम निकालना चाहते हैं छड़ की आफ्टर बेंड करने के बाद। तो बस यही मिस्टेक होती है कि हमें नापना तो चाहिए सेंट्रल लाइन के अलोंग, लेकिन हम इसका आउटर नाप लेते हैं। तो आउटर में यहाँ 10 मिलीमीटर मोटी छड़ में जब ये हम 90 डिग्री का बेंड देते हैं, तो इसकी ये कैलकुलेशन यहाँ पर है, अभी बता देते हैं। इस कैलकुलेशन के कारण इसकी आउटर डायमेंशन में 8 मिलीमीटर का डिफरेंस आता है। यानी ये जो 40 मिलीमीटर का यहाँ पर कर्वेचर है, ये लंबाई थी, ये आउटर पेरीफेरी में बढ़ कर के 48 mm हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नीचे अंदर वाली साइड ये हमारी 8 कम हो जाएगी, ये 42 mm केवल रहेगी, 32 mm रहेगी। तो इस तरह से न्यूट्रल एक्सिस पर इसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होती है, बस रिजल्ट केवल यही है। अब ये डिफरेंस कैसे आया है आप देख लें, कैलकुलेशन सिंपली कर लीजिए। यहाँ से ये 2D होता है, आउटर इसका 3D होता है, और न्यूट्रल एक्सिस तक ये 2.5D के बराबर होगा। तो 2.5D इसकी रेडियस है, तो इसकी पेरीमीटर निकाल लीजिए 2πr वाले फार्मूले से। तो 2π × 3D, पहले आउटर का निकाल लिया, 2π × 3D, यानी r रेडियस की जगह 3D रख लिया, तो 2π × 3D ये इसकी इस सर्कल की पूरी पेरीमीटर हो गई, माइनस डॉटेड लाइन वाले की। डॉटेड लाइन में है क्या, 2π × 2.5D आएगा, क्योंकि डॉटेड लाइन सेंट्रल लाइन जो है इसका रेडियस जो है 2.5D आ जाएगा। ये 2D है, ये ऊपर तक 3D है, तो मिडिल का 2.5D होगा। तो यहाँ पर 3D की जगह 2.5D होगा। ये इसकी पूरी पेरीमीटर हो गई, दोनों पेरीमीटर का डिफरेंस कर दिया और 4 से भाग लगा दिया, क्योंकि 1/4 पेरीमीटर यहाँ केवल लिया गया। इसको कैलकुलेट किया तो 7.85 mm आता है, ये से 8 mm अप्रोक्सीमेट 8 mm के है। तो वही मैंने कहा कि इस केस में अगर 10 mm की बार प्रयोग की गई है, तो इसको अगर हम बाहरी डायमेंशन नापेंगे तो इसमें 8 mm का डिफरेंस आ जाएगा। तो यही डिफरेंस आता है, एक्चुअल में वो डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल लाइन के अलोंग जो है बार की लेंथ हमारी सेम टू सेम रहती है, इसमें ना कोई भी एलोंगेशन नहीं है। तो हमारे यहाँ जो क्वेश्चन अराइज हुआ था कि डज बार एलोंगेट व्हाइल बेंडिंग, तो इसका आंसर हो गया नो। तो ये डाउट अगर जिनके मन में हो कि बार बेंड करते समय एक्चुअल में उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, केवल मेजरमेंट का भ्रम है, मेजरमेंट का तरीका गलत हो जाता है। हम आउटर डायमेंशन नाप लेते हैं, हमको नापना चाहिए सेंटर टू सेंटर डायमेंशन।
तो इस टॉपिक में बस इतना ही है, इस डाउट को क्लियर करने के लिए पर्याप्त है। थैंक यू।